इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पर्म के स्ट्रक्चर को। देखिए तो स्पर्म बनने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और जिसमें मेनली जो स्पर्मेटिड्स जो सेल हैं उससे हमारे स्पर्म बनते हैं स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू, जो कि हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी स्पर्मेटिड्स हैं, जो स्पर्मेटिड्स थी हमारी, वो क्या है, वो नॉर्मल सेल है। कैसी? राउंड सेल थी वो हमारी। जो स्पर्मेटिड है वो कैसे थे? वो राउंड सेल है नॉर्मल, जिसमें हमें बात करनी है मेनली। एक तो आपको ध्यान रखना है मेन जो ऑर्गेनली यहाँ पर स्पर्म बनने में, एक तो न्यूक्लियस, यहाँ पर ये हो गया साइटोप्लाज्म, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं तो गोल्जाई बॉडी, गोल्जाई बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ये आपको ध्यान रखने हैं, साथ में जो है सेंट्रियोल। तो ये मेन आपको ध्यान रखना है। अब इस राउंड सेल से हमें क्या बनाने हैं? थ्रेड लाइक। थ्रेड लाइक क्या बनते हैं? स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। नॉर्मली देखा जाए तो स्पर्म में इस तरीके से देखते हो आप, तो ये रहता है मेन हेड है इसका, ये मिडिल पीस है और ये रहती टेल। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट होते हैं, और प्रोसेस कौन सी है? स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर को, इससे कौन कौन से पार्ट बने हैं। तो देखिए जो एक स्पर्म है, टिपिकल स्पर्म को यहाँ पर देखा जाए तो 4 पार्ट में डिवाइड किया है। मेनली हम कहें तो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन हम नाम बोलते, पहला है हेड, दूसरा आ जाता है नेक, तीसरा आ जाएगा मिडिल पीस, और चौथा पार्ट आता है अपना टेल। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहला पार्ट है हेड। तो हेड में मेनली क्या क्या आते हैं? जो हेड रीजन है अपना, उसमें एक तो ऊपर की तरफ आ जाता है कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं एक्रोसोम। तो यहाँ पर हेड देख रहे हैं आप, तो हेड में क्या है? एक तो एक्रोसोम आ जाता है, दूसरा न्यूक्लियस। तो पहला जो पार्ट है अपना हेड, हेड में जो मेन पार्ट है, एक तो है हमारा एक्रोसोम, ठीक है, जो सामने कैप लाइक स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, और दूसरा पार्ट है अपना न्यूक्लियस। ये 2 मेन पार्ट है। जो एक्रोसोम है वो डेवलप होता है गोल्जाई बॉडी से। जो गोल्जाई बॉडी स्पर्मेटिड्स के अंदर होते हैं, वहां से क्या होता है? एक्रोसोम डेवलप होते हैं, और इसीलिए जो है एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं? लिटिक एंजाइम्स। लिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। लिटिक मतलब ब्रेक डाउन, तोड़ने वाले एंजाइम। किसको तोड़ने वाले? मेनली इसमें होते हैं स्पर्म लाइसिन्स। स्पर्म लाइसिन्स उन एंजाइम्स को बोलते हैं। स्पर्म लाइसिन्स का मेन जो काम है, देखिए लास्ट में क्या होगा, जब ओवा होगा, ओवम को एक स्पर्म क्या करता है, एक स्पर्म जब पेनिट्रेट करेगा, तो वहां से जो ओवा की जो मेम्ब्रेन है, ओवा की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये जो स्पर्म है ये इसमें अंदर जा सके, अंदर अंदर पेनिट्रेट कर सके। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि स्पर्म लाइसिन किस में करता है? हेल्प्स इन penetrating the ovum। यानी कि एक तरह से क्या करता है, जो ओवम की मेम्ब्रेन है उसको ये डिसॉल्व करता है, ठीक है। नॉर्मली आप देख सकते हैं, अगर एक कुछ इस तरह से किया जाएगा, जैसे एक पेपर है, पेपर पे आप नॉर्मली एक इंक वाले से मार्कर आप इसको लगाएं नॉर्मली, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, पेपर वहां से गल जाएगा और ये टिप अंदर चली जाएगी पेपर को पेनिट्रेट करते हुए। इसी तरीके से, क्योंकि इसमें टिप में से क्या इंक निकल रही है, जो पेपर को गीला करा पहले, उसको फिर उसको गला दिया वहां से, और ये टिप अंदर पेपर में घुस गई। ऐसे ही क्या होता है कि ओवा है, ओवा के अंदर यहाँ से टिप पे क्या है अपना एक्रोसोम है, जो कि लाइसिन एंजाइम रिलीज करेगा, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है वहां से डिसॉल्व हो जाएगी, और ये इजिली स्पर्म जो है ओवा के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो ये पहला है हमारा एक्रोसोम। दूसरा आता है हमारा, इसी हेड का पार्ट है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है? नॉर्मल राउंड शेप का, ये क्या है? जस्ट एक्रोसोम की पिछली तरफ है। तो यहां पर देखा जाए तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। आइदर इसमें आपका एक्स क्रोमोसोम हो या फिर वाई क्रोमोसोम हो। एक्स या वाई में से कोई भी हो सकता है, जो कि फर्टिलाइजेशन में मेन जो रोल होगा वो इसी का होगा। स्पर्म जो है, स्पर्म का जो एक्स या वाई क्रोमोसोम जो भी इसके अंदर होगा, भाई 50% स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम और 50 में वाई क्रोमोसोम होते हैं। तो इसमें अगर एक्स हुआ तो एक्स क्रोमोसोम ओवा के एक्स क्रोमोसोम से फर्टिलाइज करके फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस करेगा, और वाई हुआ तो फीमेल के ओवा से प्रोड्यूस करके, ओवम से प्रोड्यूस करके
जो है मेल चाइल्ड प्रोड्यूस करेगा। उसी के बाद हेड के बाद हम दूसरा पार्ट देखते हैं नेक। जो नेक क्या करता है, ये हेड को मिडिल पीस से कनेक्ट करता है। और यहीं पर हमें क्या दिखाई देता है, इसके बाद में जस्ट शुरू होता है अपना मिडिल पीस। तो मिडिल पीस में हमारे क्या रहते हैं, मिडिल पीस में देखिए जो दूसरा पार्ट आता है हमारा मिडिल पीस, इसको मिटा देता हूं। जो मिडिल पीस है, दूसरा पार्ट जो है इसका, उसमें क्या है मेन हमारे, उसमें मेन आते हैं अपने, एक तो सेंट्रियोल्स हैं यहाँ पर अपने, दूसरे हैं यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है अपना, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और देखा जाए तो यहाँ पर अपना एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट, ठीक है। ये यहाँ पर कहाँ दिख रहे हैं, देखिए जो ये यहाँ पर देखा जाए तो ये सेंट्रियोल में आपको दो टाइप के दिखे, एक तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल ये यहाँ पर, और एक ये डिस्टल सेंट्रियोल जिसको बेसल बॉडी भी कहते हैं। तो सेंट्रियोल जो है यहाँ पर अपने कौन से, एक दो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है, दूसरा है डिस्टल सेंट्रियोल। अब देखिए प्रोक्सिमल हुआ पास में, डिस्टल हुआ दूर, मतलब जो हेड के पास में है वो प्रोक्सिमल है, जो हेड से थोड़ा दूर है वो डिस्टल सेंट्रियोल है। मेनली सेंट्रियोल का काम क्या है, जैसे यहाँ डिस्टल सेंट्रियोल जैसे लिखा हुआ है, तो डिस्टल सेंट्रियोल का मेन काम क्या है, ये जो जो टेल है, टेल को आप फिलामेंट भी कह सकते हो, टेल के लिए आप जो है फिलामेंट फ्लैजला भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लैजला जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। तो यहाँ से ही टेल को बनाने में, एक्चुअली में टेल बनाने में जो हेल्प जो कर रहा है मेनली फिलामेंट को बनाने में, वो हमारा डिस्टल सेंट्रियोल मेनली हेल्प करता है। इसके अलावा स्पर्म के दौरान जो डिवीजन होते हैं स्पर्म बनने के दौरान, वो भी जो सेंट्रियोल है वो स्पिंडल फॉर्मेशन बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्पाइरल फॉर्म में पाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये देखिए ये स्पाइरल फॉर्म में पाए जा रहे हैं, ठीक है। और ये कहाँ पाए जा रहे हैं, हमारे मिडिल पीस में। तो मिडिल पीस को इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी चैम्बर भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं सेल का। तो स्पर्म भी तो एक सेल ही है। तो मिडिल पीस के अंदर क्या है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल फॉर्म में है, और स्पाइरल फॉर्म में तो इसी नेबनकर्ण शीत इसको कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है अपने स्पाइरल फॉर्म में जो यहाँ अरेंज है, इनको क्या बोलते हैं, नेबनकर्ण शीत भी इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया है। अब यहाँ से देखते हैं स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया, इसी के भी सेंटर से क्या है, ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको जो ऐसे टेल के अंदर तक भी जा रहा है, इसको बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। ये टेल की रिजिडिटी के लिए हेल्प करता है एक्सियल फिलामेंट। और देखा जाए तो मेनली जो आपकी टेल है, जो फ्लैजला है मूवमेंट के लिए, अगर रियलिटी बोला जाए तो मेन पार्ट इस पे एक्सियल फिलामेंट ही है। टेल के लिए अगर आप सीधा बोले एक्सियल फिलामेंट है यहाँ पर मेन, जो इसकी मोटिलिटी में हेल्प करता है, तो कोई गलत बात नहीं होगी। दूसरी बात, ये पूरा पूरा जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ये देखो एनिमल सेल है तो सेल वॉल तो होती नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, जो एनिमल सेल है एक तरह से, ये तो पूरी पूरी जो कवर रहती है किससे, जो स्पर्म है ये किससे कवर्ड रहता है, कवर्ड बाय, पूरा जो स्पर्म है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर रहता है। सेल वॉल तो होती नहीं क्योंकि स्पर्म सेल है, वो एनिमल सेल है, ठीक है। अब लास्ट में हम देखते हैं तो यहाँ पर ये जो रिंग सेंट्रियोल है, यहाँ से होता हुआ एक्सियल फिलामेंट बिल्कुल एंड तक जाता है, और इस टेल वाला यहाँ से क्या शुरू हो गई, यहाँ से एंड तक टेल शुरू हो गई है। अब यहाँ पर क्या है कि ये साइड में क्या है अपना, ये सेल मेम्ब्रेन है जो कि इसको कवर कर रही है, ठीक है। बाकी के बजाय साइटोप्लाज्म जाता है, बाकी ये जो सेल मेम्ब्रेन बाकी कवर करती हुई एंड यहाँ पे खत्म हो गई। इसके अलावा जब एक्सियल फिलामेंट यहाँ से बाहर निकला, तो जहाँ तक कवर किया है वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर एक्सियल फिलामेंट सेल मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर नहीं है, उस वाले पार्ट को एक्सियल फिलामेंट के क्या कहते हैं, एंड पीस कहते हैं। जो लास्ट पोर्शन है अपना टील का, वो किस लिए हेल्प करता है, ये स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे अगर हम बोलें कि हमारे चलने के लिए, जो मोटिलिटी के लिए जो मेन ऑर्गन है लोकोमोशन के लिए, वो हमारे पैर है, लेग्स है, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर टेल या फ्लैजला यहाँ पर मेन मूवमेंट का ऑर्गन है, ये इसके मोटिलिटी के लिए, स्पर्म जो चलते हैं, स्पर्म जो मूवमेंट करते हैं, ये जो इसकी टेल होती है, टेल जो है मेन रोल प्ले करती है। हालांकि इस टेल की मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए होगी, और ये एनर्जी कौन देता है, ये एनर्जी जो स्पाइरल फॉर्म में जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है वो देते हैं।
तो स्पर्म बनते समय जो स्पर्मेटिड होता है वहाँ पर क्या हो, सबसे पहले गोल्जाई बॉडी इस तरह से आगे आते हैं, फिर न्यूक्लियस होगा और फिर माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और बाकी का धीरे धीरे इसका साइटोप्लाज्म खत्म होने लगता है, बाकी और जो सेल मेम्ब्रेन है वो इस तरह से इलोंगेटेड भाई शेप आने लगती है, तो इस तरीके से आती है। तो स्टार्टिंग में ये गोल्जाई बॉडी एक्रोसोम, इसके बाद में हमारा न्यूक्लियस और फिर माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल फॉर्म में, बाकी बचा हुआ साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से इलोंगेटेड धागे की तरह स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है और आखिरी में ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो ये था नॉर्मली हमने देखा कि स्पर्म का स्ट्रक्चर। इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है, तो एक तो एक्रोसोम का फंक्शन आपको ध्यान रखना है कि स्पर्म लाइसिन इसमें पाई जाती है। दूसरा आपको ध्यान रखना है मिडिल पीस में मेन चीजें हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है डायग्राम लेबलिंग के लिए भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ABC कहीं पर भी लिख सकते हैं वो, ठीक है जी। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि एक्रोसोम का फंक्शन क्या है, प्लस आपको ध्यान रखना है कि मिडिल पीस में क्या क्या जो ऑर्गन्स हैं वो पाए जाते हैं, ऑर्गनलीज। जैसे सेंट्रियोल पाया जाता है, एक आपका एक्सियल फिलामेंट है, और इस स्पाइरली अरेंज्ड जो है आपके माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि नेबन कर्ण शीथ बनाते हैं, या नेबन कर्ण शीथ इसको स्पाइरल अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद में लास्ट में आपका जो है टेल का फंक्शन पूछा जा सकता है, तो क्या है कि स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करती है। मोटाइल स्पर्म जो मोटाइल होते हैं वो इसी की वजह से है, ठीक है। इसके अलावा हमने वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में और उससे पहले के लेक्चर में बता दिया था कि सीमेन क्या है, नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होता है, ठीक है। और उसके लिए जो टर्म्स इस्तेमाल होते हैं कि जब नील हो जाए स्पर्म काउंट और कितनी मोटिलिटी रहनी चाहिए, कितने % एक्टिव होने चाहिए स्पर्म, वो सब हम बता चुके हैं। ये था स्पर्म का स्ट्रक्चर। कोई और प्रॉब्लम अगर आपको हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें इस टॉपिक को समझने के लिए। इस टॉपिक में इतना ही, और नेक्स्ट में हम शुरू करेंगे फीमेल बॉडी के अंदर जो फीमेल गैमिट बनता है, ओवम बनता है, उसकी प्रोसेस oogenesis को।